22 अगस्त 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। मैं कंपोस्ट कैसे बनाता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, कंपोस्ट के ऊपर मेरी ढेरों वीडियोस मौजूद हैं। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को गाइड करने की मैंने कोशिश की है, लेकिन इस वीडियो में एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि आपको भी पता चल जाए कंपोस्ट आपने घर में कैसे बनानी है। ये मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं जो कि थर्मोकोल के डिब्बे हैं। डिब्बा कोई सा भी हो सकता है, चाहे तो वो तोड़ा भी हो सकता है, जैसे ये तोड़े पड़े हुए हैं मेरे पास। इसके अंदर भी राइस इसके अंदर भी राइस हस्क है और इस डिब्बे के अंदर भी राइस हस्क और मिट्टी मिक्स है। ये मुर्गियों के नीचे मैंने बेडिंग के तौर पर बिछाई हुई थी राइस हस्क। इसके अंदर बीठें भी हैं, इसके अंदर मक्खियों के लार्वा भी थे, लेकिन इस वक्त वो सारे मर चुके हैं क्योंकि जब ये कंप्लीट ड्राई हो जाता है तो लार्वा भी मर जाता है और मक्खियों के अंडे भी ख़त्म हो जाते हैं, अनफर्टाइल हो जाते हैं वो। इसमें आप देख सकते हैं अंडों के छिलके भी हैं, ये जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं। अंडे इस्तेमाल होने के बाद में यहाँ पर मैं फेंक देता हूँ। ये बिल्कुल इस वक्त पापड़ बन चुके हैं, बहुत आराम से हम हाथ की मदद से भी इसको तोड़ सकते हैं। ये आपको मालूम है कैल्शियम का सोर्स है। कंपोस्ट हम क्यों बनाते हैं, ये भी सवाल पैदा होता है। चलिए पहले उस सवाल का जवाब देता हूँ, बाद में ये डब्बों को उठाकर नीचे रखता हूँ क्योंकि काफ़ी हैवी वेट भी हो गए हैं। कंपोस्ट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने पौधों को खाद दे सकें। खाद देने के 2 तरीके होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक और एक केमिकली। केमिकल खाद बहुत आसान होता है इस्तेमाल करना। बाज़ार से जाइए, किसी भी गार्डनिंग शॉप से लीजिए, किसी भी ऑनलाइन स्टोर से आप ले सकते हैं। पानी के अंदर हल कीजिए, या दानेदार लेते हैं तो वो डायरेक्ट मिट्टी में डाल के हल्की सी गोडी कीजिए, पानी दीजिए, उसका असर मिट्टी में चला जाएगा, जड़ें वहीं से ले लेंगी। ऑर्गेनिक खाद का ऐसा हिसाब नहीं होता। ऑर्गेनिक थोड़ा सा उलट है क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल काम भी है। ऑर्गेनिक में पहले हमें चीज़ों को डिकम्पोज करना होता है, उनको मारना होता है। मतलब एक ज़िंदा चीज़ है, जो भी आपका किचन का वेस्ट है वो ज़िंदा है, उसको पहले हमने मारना है, डिकम्पोज करना है। उसके बाद जब हम उसको मिट्टी के अंदर डालेंगे, फिर से जाकर वो थोड़ा सा डिकम्पोज होगा और फिर रूट्स को मिलना शुरू होगा। तो केमिकल और ऑर्गेनिक में ये डिफरेंस है। इसके ऊपर मैंने डिटेल के साथ एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है, आप रीड करना चाहें अपनी ज़ुबान में तो हमारी वेबसाइट के ऊपर जाइए growmegrow.com पर। वहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट गार्डनिंग से रिलेटेड मिल जाएगा। ऑर्गेनिक में हम क्या इस्तेमाल करें जिससे NPK का जो रेशियो है या उसका जो बैलेंस है वो बरकरार रहे, ये भी सवाल बहुत कॉमन सा होता है। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कौन सी सब्ज़ी के पत्ते लिए हैं, उसके अंदर क्या चीज़ है क्या नहीं है। सिंपल आपने उसका वेस्ट इकट्ठा करना है। किचन में आपके जितना भी वेस्ट होता है, चाहे तो वो छिलके प्याज के हों, चाहे तो वो छिलके लहसुन के हों, चाहे तो वो वेस्ट सब्ज़ी का हो, टमाटर के छिलके हों, भिंडी का जो वेस्ट निकलता है वो हो, धनिए का वेस्ट हो, पुदीने का हो, पालक के पत्ते हों, जो भी बचा कुचा ग्रीन मटेरियल हो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम प्याज को भी ग्रीन मटेरियल में ही शुमार करते हैं। चलिए पहले मैं इसको थोड़ा हटा लेता हूँ, दिखाता भी हूँ साथ साथ में और आपको बताता भी हूँ। सबसे नीचे जो डब्बा है उसके अंदर कंपोस्ट हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, मतलब ये डिकम्पोज हो चुकी है 95%। 5% ये और डिकम्पोज होगी जब हम इसको मिट्टी में डालेंगे, रूटीन में पानी भी देंगे तो ये वहाँ पर पड़ी पड़ी डिकम्पोज हो जाएगी। इसके अंदर बहुत कुछ मिक्स है, इसमें थोड़ी सी मिट्टी भी है, इसके अंदर राइस हस्क ऐश भी है यानी चावल के छिलके की काली राख, और इसके अंदर कीड़े भी हैं, इसके अंदर लार्वा भी पैदा होते हैं। लेकिन वो जब फुली डिकम्पोज हो जाती है कंपोस्ट, फिर इसके अंदर लार्वा मौजूद नहीं रहते क्योंकि हमने इसका मॉइस्चर सुखा लेना होता है। इस वक्त जो गीलापन है ये बारिशों की वजह से है। यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट ड्राई हो चुकी है, सिर्फ 1% इसके अंदर मॉइस्चर मौजूद है। इसमें राइस हस्क भी हैं, इसमें जो बीज होते हैं जो हम तोतों को दाना डालते हैं उसके जो छिलके छोड़ देते हैं वो उनके छिलके भी हैं। इसके अंदर किचन का वेस्ट भी है, सब कुछ। पत्तों के पत्ते भी हैं इसके अंदर, उनकी टहनियाँ भी हैं। अब ये टहनी देखिए बिल्कुल नाजुक बन चुकी है, एक टाइम आएगा ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बदल जाएगी। जैसे जैसे ये मिट्टी में मिक्स होती रहेगी वैसे वैसे ये मिट्टी का हिस्सा बनती रहेगी। ये तो हो गई हमारी डिकम्पोज की हुई कंपोस्ट, मतलब 95% डिकम्पोज हुई। मैंने 3 स्टेप्स इनके बनाए होते हैं। इसके ऊपर ये पत्ते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ पत्ते हैं। इसके अंदर जो गार्डन के आपके पत्ते निकलते हैं उसको मैं बॉक्स के अंदर डाल देता हूँ, पानी से खूब गीला कर देता हूँ।
जब पानी इनको ज़्यादा मिलता है तो फिर ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। पत्ते होते हैं नरम होते हैं, कुछ ही दिनों के अंदर अंदर वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फिर मैं हाथ की मदद से ही उनको हल्का सा मसलता हूँ तो वो टुकड़ों में तकसीम हो जाते हैं। जब टुकड़ों में तकसीम हो जाएं तो आप इनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वैसे पत्तों को आप डायरेक्ट इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सूखे हुए पत्तों को। इसके अंदर मैंने मनी प्लांट भी लगाया जबकि वो पत्ते डिकम्पोज नहीं थे, सिर्फ उसको पानी मैंने डाला हुआ था, वो पत्ते गल गए। उसके अंदर मैंने मनी प्लांट की कलमें लगाकर वीडियो भी बनाई थी, डिटेल के साथ मैंने बताया था। तो ये भी आप पत्तों को भी ऑर्गेनिक खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अंदर भी वो सब कुछ मौजूद है जो पौधों की ज़रूरत होती है। बाकी इसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। आपने कंपोस्ट बनाने के लिए कोई ऐसा मटेरियल इस्तेमाल नहीं करना जिसकी बहुत बुरी बदबू हो। वैसे तो प्याज और लहसुन के छिलके भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए क्योंकि उसकी भी एक स्मेल होती है, लेकिन अगर करना भी चाहें तो नो प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। लेकिन अंडा इस्तेमाल नहीं करना, मछली, गोश्त, चिकन, किसी भी किस्म का ऐसा मटेरियल जो कि गल सड़ जाए, उसमें से बुरी बदबू निकलने लगे, ऐसा आपने चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। आपने ज़्यादातर कोशिश करनी है ग्रीन मटेरियल जो किचन में सब्जियों का वेस्ट निकलता है वो ही सिर्फ इस्तेमाल करें। या दरख्तों के पत्ते आपके गार्डन में गिर जाते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको क्रस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ग्राइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक जगह पर ढेर लगा लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए और उसको पानी से खूब गीला कर दीजिए ताकि एक एक उसका पार्ट गीला हो जाए। उसके बाद उसको कुछ दिन के लिए एयर टाइट कर दें, उसके ऊपर कोई ढक्कन डाल दें, प्लास्टिक पॉलीथीन से उसको कवर कर दें ताकि जो अंदर गैसेस बननी हैं वो बाहर ना निकल जाएं और उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो भी ख़त्म ना हो। एक हफ़्ते के लिए ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे, नोट करेंगे, जब आप मटेरियल को हाथ लगाएंगे वो काफ़ी नरम हो जाएगा लेकिन वो फिर भी गीला रहेगा। उस स्टेज के ऊपर आप ये भी नोट करेंगे मटेरियल के ऊपर सफ़ेद रंग का जाला आने लगा है। सफ़ेद रंग का जाला आने का मतलब होता है कि फ़ंगस, लेकिन ये बुरा फंगस नहीं होता, ये बेनिफिशियल फंगस होता है। फंगस की भी दो किस्में हैं, एक बुरा और एक अच्छा। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसानों में कोई बुरे होते हैं कोई अच्छे होते हैं। तो वाइट फंगस बुरा नहीं होता, ये बेनिफिशियल होता है, चीज़ों को डिकम्पोज करने के लिए बहुत कारआमद है। तो जब वाइट फंगस आने लगे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, उसको एज इट इज़ रहने दें। जब एक हफ़्ते के बाद आप पॉलीथीन को ऊपर से रिमूव करेंगे तो मटेरियल को ऊपर नीचे कर दीजिए, थोड़ा सा मिक्सअप कर दीजिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। इस तरह एरेशन बढ़ जाता है, ताज़ी हवा पत्तों के अंदर, मटेरियल के अंदर नीचे वाले लेवल तक चली जाएगी। फिर से उसको एयर टाइट कर दीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ 2 हफ़्ते आपने ऐसा करना है और तीसरे हफ़्ते आपने उसको बिल्कुल ओपन कर देना है, ओपन एयर में रख देना है जैसा कि अभी ये ऊपर वाला डब्बा पड़ा हुआ था। हवा इन आउट इसके अंदर हो रही है। एक तो हो गया ये डिकम्पोज करने का तरीका। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना हार्ड मटेरियल इस्तेमाल किया। अगर आपने गोभी के मोटे मोटे जो डंडे होते हैं ना वो इस्तेमाल किए हैं तो फिर उसको टाइम लगेगा डिकम्पोज होने में। जितना सॉफ्ट मटेरियल, बारीक पत्ते, बारीक छिलके आप इस्तेमाल करेंगे डिकम्पोज उतना ही जल्दी होगा। गर्मी के दिनों में तो ये तकरीबन 1.5 से 2 महीने में ये कंपोस्ट बन जाती है। अगर सर्दी के दिन है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो हो सकता है उसको 5 से 6 महीने भी लग जाएं। लेकिन ज़्यादातर गर्मी के दिनों में हम कंपोस्ट बनाते हैं। अप्रैल से मई के महीने में शुरू कीजिए और तकरीबन अगस्त के महीने तक वो कंपोस्ट हमारी तैयार हो जाती है जैसा कि ये है। अब बात आती है कि इस मटेरियल के अंदर कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटाशियम भी है, आयरन है, सल्फ़र है, क्या चीज़ है इसके अंदर। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप कोई भी सब्ज़ी खाने से पहले जो डाइटिंग करते हैं ना उनको सब कुछ पता होता है कि कौन से पत्तों को खाना है, कौन से पत्तों के अंदर या कौन सी सब्ज़ी के अंदर या कौन से फ्रूट के अंदर कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू किसकी ज़्यादा है, किसके अंदर आयरन ज़्यादा है, किसके अंदर फास्फोरस ज़्यादा है, किसके अंदर पोटाशियम ज़्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पालक के पत्तों के अंदर आयरन है और इसके साथ नाइट्रोजन भी होता है। जितना भी हरा मटेरियल आप इस्तेमाल करते हैं वो सारा का सारा नाइट्रोजन का सोर्स होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन भरी होती है। तो इसी तरह जैसे मैंने ये छिलके इस्तेमाल किए हैं, ये है कैल्शियम का सोर्स। कुछ पौधों को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि टमाटर के पौधों को कैल्शियम की ज़रूरत होती है ताकि जो फ्रूट को कोई बीमारी ना लगे। फ्रूट के नीचे आपने टमाटर के नीचे अक्सर देखा होगा एक सर्कल सा बन जाता है और टमाटर गलना शुरू हो जाता है, तो वो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। तो आपको ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है हम पालक के पत्ते कितने डालें, टमाटर के छिलके कितने डालें या कोई और सब्ज़ी कितनी डालिए। नो इशू, कोई भी आपको मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो भी किचन का वेस्ट आपके किचन में होता है, ग्रीन मटेरियल जो सब्ज़ी के रूप में होता है, उस सब को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंपोस्ट बनाने में।
वैसे काफ़ी टाइम हो गया मैंने नए सिरे से कंपोस्ट नहीं बनाई, क्योंकि एक मरतबा जब मैं बना लेता हूँ तो वो बड़े लंबे अरसे तक मेरे पास चलती है। डायरेक्ट कंपोस्ट के अंदर हम किसी भी पौधे को नहीं लगाते, क्योंकि हम इस कंपोस्ट को एज आ खाद इस्तेमाल करते हैं, ना कि एज आ मिट्टी। अगर इसके अंदर डायरेक्ट पौधा लगाएंगे, सम टाइम कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको ज़्यादा रिच सॉइल पसंद होती है। रिच सॉइल से मुराद जिसके अंदर ज़्यादा खाद का कंटेंट हो। तो ऐसे पौधों की ग्रोथ तो हो जाएगी, लेकिन एक लिमिट तक ग्रोथ बढ़ेगी, उसके बाद उसकी ग्रोथ भी रुकना शुरू हो जाएगी। इसलिए हम कंपोस्ट को एज आ मिट्टी इस्तेमाल नहीं करते, मतलब डायरेक्ट पौधे को लिया इसके अंदर लगाया, ऐसा नहीं करते। हम इसको एज आ खाद ही इस्तेमाल करते हैं। खाद का इस्तेमाल बहुत आसान होता है। जब ये डिकम्पोज़ हो जाती है, डिकम्पोज़ होने की एक ये भी निशानी होती है कि जब आप थोड़ी सी मिट्टी को हटाएंगे, इसके अंदर अपने फिंगर ले जाएंगे, तो कोई भी हीट आपको फील नहीं होगी। जब आप इसको उठाएंगे और आपको लगेगा जैसे मैंने बहुत ही कम वेट उठाया है, क्योंकि जब ये फुली डिकम्पोज़ हो जाती है तो फिर इसका वज़न बहुत कम हो जाता है। अभी जो आप सोच रहे हैं वो मेरे माइंड में भी चल रहा है, अगर इसके अंदर कीड़े पड़ जाएँ तो क्या करें। तो मेरी एक बात याद रखिएगा, नेचर का एक असूल है, कीड़े, बैक्टीरिया, फंगस, ये तीनों चीज़ें मिलकर मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं, मिट्टी को खाद के काबिल बनाते हैं। ये जो चीज़ें डिकम्पोज़ होती हैं ये ऐसे ही नहीं होती, इसके पीछे माइक्रोब्स काम कर रहे होते हैं जो हमें देखने पर नज़र नहीं आते। माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरिया, जो हमारे हाथ पर भी हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आएंगे जब तक हम इसको माइक्रोस्कोप से नहीं देखेंगे। तो मिट्टी के अंदर भी बहुत सारे करोड़ों की तादाद में माइक्रोब्स होते हैं जो चीज़ों को डिकम्पोज़ करना शुरू कर देते हैं। बेनिफिशियल फंगस होता है जो चीज़ों को गलाना शुरू कर देता है। एक टमाटर को आप लीजिए, उसको एयर टाइट करके 2 से 3 दिन के लिए गर्म एरिया में रख दें, आप देखेंगे वो गलना शुरू हो गया है, उसके ऊपर वाइट कलर का या ग्रीन कलर का फंगस या काले कलर का ब्लैक मोल्ड आने लगा है, तो आप देखेंगे वो गलना शुरू हो गया है। क्योंकि फंगस को एक्टिव होने के लिए एक नमी वाला इन्वायरमेंट चाहिए, तो नमी पानी देने की वजह से ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। इसलिए कीड़े भी इसके अंदर पैदा होंगे, मक्खियाँ भी आएंगी, इसके अंदर अंडे भी देंगी, उसके अंदर से लार्वा भी निकलेंगे, सुंडियों की सूरत ले लेंगे वो, आप देखेंगे सुंडियों की सूरत में कीड़े ऊपर चढ़ रहे हैं। हम घबरा जाते हैं कि हमारी ये कंपोस्ट ख़राब हो गई है, कीड़े पड़ गए हैं, इसको फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये सारी चीज़ें जो हैं मिलकर एक चीज़ को डिकम्पोज करती हैं और उसके बाद वो खाद के रूप में बदलती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे केचुए की खाद, जिसको वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं। केचुए गाय का गोबर खाते हैं, जो पोटी करते हैं वो होती है वर्मी कंपोस्ट। तो कीड़ों की वजह से ही कंपोस्ट बनती है। कुछ कीड़े हमें आँख से देखने पर नज़र आते हैं, जैसे कि सुंडियाँ हमें नज़र आती हैं। एक कन खजूरा होता है जिसको कनकोल भी कहते हैं, उसके छोटे छोटे से बच्चे भी होते हैं, वो भी हमें देखने पर नज़र आते हैं। तो ये एक साइकिल का हिस्सा है, कुदरत का एक हिस्सा है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो कोई भी खाद काम की नहीं होगी। तो कीड़े जब भी मिट्टी के अंदर आएँ, घबराना बिल्कुल नहीं है। ख़ास तौर पर जब भी कंपोस्ट बनाते वक्त आपके कंपोस्ट पाइल में जो ढेर आपने लगाया है उसके अंदर तरह तरह के कीड़े होंगे, तो आपने घबराना नहीं है। जब आपने उसको इस्तेमाल करना है ना, जब वो रेडी होती है तो उसके अंदर से मॉइस्चर तकरीबन 95% या 90% मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, बस हल्का सा गीलापन ही रहता है। अगर ये भी गीलापन कंप्लीट खुश्क हो जाए तो फिर वो कंपोस्ट ज़्यादा काम की नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया, बेनिफिशियल फंगस था वो सो जाता है पानी खुश्क होने की वजह से। जब तक इसको मॉइस्चर मिलता रहेगा, बैक्टीरिया और भी तादाद अपनी बढ़ाते रहेंगे। फंगस की बात करूं तो जो मशरूम आप खाते हैं, जो पिज़्ज़ा के ऊपर आपने लगाकर बहुत शौक़ से खाते हैं, वो भी फंगस की ही नस्ल से है। फंगस, कीड़ों और बैक्टीरिया का साथ बहुत पुराना है। पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी अगर ये चीज़ें ना हों। ये चीज़ें हर जगह पर मौजूद होती हैं, सिर्फ़ उनको एक्टिव होने के लिए थोड़ा सा इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए जिसमें वो ज़िंदा रहते हैं। मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिल जाएगी, हब्स वाला एरिया बन जाएगा, वहाँ पर फंगस बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। बरसाती मौसम में आपने देखा होगा स्किन डिजीज़ भी हो जाती हैं हमें। कान के अंदर अक्सर फंगस लग जाता है, वाइट वाइट सा कुछ आने लगता है। बहुत सारे लोगों के साथ कुछ ना कुछ बरसाती मौसम में होता है, फंगस एक्टिव होने की वजह से, क्योंकि हवा के अंदर बहुत ज़्यादा नमी होती है। एनीवेज़, हम अपनी कंपोस्ट के ऊपर आते हैं। मैं तो डॉक्टर बन गया। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है जनाब? एक मुट्ठी लीजिए, गमले के ऊपर, गमले की मिट्टी के ऊपर इसको फैला दीजिए। हर 7 दिन के बाद, 14 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, ये तो रिक्वायरमेंट होती है पौधा कितनी खाद पसंद करता है।
सब्ज़ी वाले पौधों को लेकर चले तो हर 7 दिन के बाद आपने एक मुट्ठी लेनी है, जड़ों के पास का जो एरिया होता है वहाँ पर उसको थोड़ा सा फैला देना है और इसके अंदर जो माइक्रोब्स होंगे ना, बैक्टीरिया होगा, वो दूसरी मिट्टी के नीचे जाने लग जाएगा। इस तरह मिट्टी के अंदर एरेशन भी बढ़ेगा, ऑक्सीजन इन आउट होने की जगह भी बनेगी, छोटे छोटे से सुराख भी बन जाएंगे। जब आप पानी देंगे, पानी आप नोट करेंगे फ़ौरन मिट्टी के नीचे चला गया है, वो भी बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। कंपोस्ट आप ज़रूरी नहीं कि इसी चीज़ की बना सकते हैं, आप कंपोस्ट जानवर की पोटी की भी बना सकते हैं, जैसे कि गाय का गोबर, बकरी की मेंगनी, खरगोश की मेंगनी, हाथी का गोबर। जानवर कोई सा भी हो, लेकिन कुत्ता बिल्ली ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुत्ता बिल्ली या घर में जो पाले हुए जानवर होते हैं वो गोश्त भी खाते हैं, वो पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं, इसलिए उसकी कंपोस्ट हमने इस्तेमाल नहीं करनी। हमने उन जानवरों की कंपोस्ट लेनी है जो घास खाते हैं, ग्रीन मटेरियल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं। उनका अगर आप गोबर डिकम्पोज करेंगे तो और भी अच्छा होगा। उसको डिकम्पोज करने का भी सेम यही तरीका है, किसी जगह पर भर लीजिए, पानी से एक मरतबा गीला कर लीजिए, 7 दिन के लिए उसको एयर टाइट करके रख लीजिए। अगले 7 दिन के बाद दोबारा से उसको हिलाइए, अगर मॉइस्चर कम है दोबारा थोड़ा सा पानी का शावर कीजिए, फिर से ढक दीजिए। तो एक एक हफ़्ते के बाद आप चेक करते रहिए। जब आपको लगे कि उसके अंदर कोई हीट नहीं है, मिट्टी को हटा लीजिए, अपनी फिंगर को मिट्टी के अंदर लेके जाइए। अगर आपको हीट फील होती है या गैस फील होती है, जैसा कि गोबर के अंदर से गैस निकलती है ना, सांस लेना मुश्किल होता है, अगर वैसी गैस निकलती है तो समझिए कि अभी वो फुली डिकम्पोज नहीं है। अब उसको आपने एयर टाइट नहीं करना, खुली हवा में उसको फैला दीजिए। जब वो सूख जाए तो उसको स्टोर करके अपने पास रख लीजिए। जब जब आपको ज़रूरत हो आप थोड़ा थोड़ा उसको गमलों के अंदर डाल सकते हैं एज आ खाद, ना कि एज आ मिट्टी समझ के पूरे का पूरा पौधा ही गाय के गोबर के अंदर ही लगा दें। ऐसा नहीं करना, खाद को खाद समझकर ही इस्तेमाल करना है। उम्मीद है काफ़ी डिटेल के साथ मैंने आपको आपके सवालों के जवाब दे दिए हैं कंपोस्ट बनाने के बारे में। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।